हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कि मेरा क्या डेली रूटीन था। जैसे मैंने बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, किस स्ट्रैटेजी से, किस तरह से, क्या टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था जिससे मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में। जैसे ही मेरी बीएससी कंप्लीट हुई दैन फिर मुझे ये था कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है, बैंक में लगना है। दैन फिर मैंने कोचिंग ली। कोचिंग में देखिए 3 महीने का कोर्स होता है, मैंने 3 मंथ का कंप्लीट किया है। मेरे टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो मेरा मेनली रूटीन, जैसे मैंने बीएससी में पढ़ाई की या फिर मेरे 10th 12th के जो भी मेरे एग्ज़ाम थे, मेरा ये रहता है कि मुझे नाइट में मतलब रात में मुझे पढ़ना सही लगता है। बिकॉज़ मेरे घर में लोगों की वजह से मैं दिन में नहीं पढ़ पाती, बिकॉज कुछ ना कुछ कभी मम्मी ने बुला लिया या कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस फील होता था। मैंने दिन में भी पढ़ के देखा है, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आउटपुट निकाली मेरी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की, तो मुझे ये लगा कि मैं जितना नाइट में कवर कर सकती हूँ ना सिलेबस, उतना मैं दिन में नहीं कर सकती। दिन में मैं सारा दिन बुक्स लेके बैठी हुई हूँ लेकिन मेरी आउटपुट नहीं निकल रही। तो मुझे नाइट में पढ़ना सही लगता था। लेकिन मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया देन उनमें 3 बैचेस होते हैं उनके, तो मुझे बीच वाले बैचेस में मुझे नहीं मिला मेरा एडमिशन। मुझे बैच मिला स्टार्टिंग का। सुबह का बैच था मेरा 6 to 9, मतलब 6 AM to 9 AM तक मेरा स्टार्टिंग का बैच था। तो मैं रात को नहीं पढ़ पाती थी ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज फिर सुबह जल्दी उठना होता था इस वजह से। तो मेरा ये था कि मैं 4:30 के करीब मैं उठ जाती थी। देन फिर हमें 5 बजे कोचिंग पहुँचना होता है। 5 बजे क्यों? क्योंकि देखिए अगर 6 बजे भी स्टार्ट होती है तो आप लोग एक पहले तो आप लेट नहीं कर सकते। वो क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, एटलीस्ट आप मान सकते हैं कि 80 to 90 स्टूडेंट्स थे। अगर मैं लास्ट में बैठ जाऊँ तो मुझे इतना नहीं समझ में आता, इसीलिए मुझे बस फर्स्ट टू मतलब स्टार्टिंग के 2 बेंचेस पे ही मुझे बैठना था, इसके अलावा नहीं बैठना ज़्यादा पीछे। बिकॉज मेरा देखिए स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर, सच बता रही हूँ। इंग्लिश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कुछ आता जाता भी नहीं था, बस स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए चले गए। तो पहले ये था कि पहले ये बढ़िया कर लूँ 2 सब्जेक्ट, देन फिर इस पर मूव करेंगे। वो भी हम पढ़ रहे थे लेकिन इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा इन चीज़ों में था। तो स्टार्टिंग में देखिए जल्दी जाना होता है इस वजह से, क्योंकि सर क्या करवाते थे, हमारे जो क्वांट्स का टीचर थे ना, उनका एक अलग ही तरीका था। वो क्या करते थे, 2 4 चीज़ें उन्होंने बताई, देन फिर वो क्या करते, क्वेश्चन बोलना स्टार्ट कर देते कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, उन्होंने लिख दिया, इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सेकंड बोल दिया कि मतलब टोटल जैसे टाइम एंड वर्क में जैसे 15 तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, तो उन्होंने वो 15 के 15 करवा दिए। देन फिर वो 200 क्वेश्चन की या 100 क्वेश्चन की हमें शीट दे देते थे, देन फिर उसको सोल्व करो। तो स्टार्टिंग में उनका क्या रहता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन बोल दिया तो जो स्टार्टिंग के 2 बेंचेस है ना, उन पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता था कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई गलती कर रही हूँ तो बोला हाँ गलत कर दिया, ऐसा सा कुछ करके। तो मुझे कनेक्ट करना था टीचर्स के साथ, ताकि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी, कई बार वो भी उन चीज़ों का ध्यान रख देते। तो जैसे अपन ने सोल्व कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं सर इसका सेकंड आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा, इतना पीछे से चिल्ला के नहीं बोला जाता अच्छे से। तो मेरा इसीलिए जल्दी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था सुबह 1 घंटा पहले जाने में। उसमें भी उसको यूटिलाइज़ कर लेते थे, बैठ जाते थे, कोई डाउट होता था वो पूछ लेते किसी से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी शीट्स के मेरे क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं उनको करने लग जाती थी दोबारा सोल्व। देखिए 6 to 9 तक जैसे 3 क्लासेस लग गई, एक इंग्लिश की हो गई, मैथ्स की हो गई, रीजनिंग की हो गई, जीए की अल्टरनेट डेज पे लगती थी। कई बार हम वीक में 2 बार लगा देते थे, कई बार 3 या 4 बार क्लासेस लग जाती थी। वो मेंस के टाइम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जैसे ही 9 AM क्लासेस खत्म हुई, देन फिर होता है एक मॉक टेस्ट का, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होता है, लैब होती है आपके पास, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट देते थे कुछ नहीं देते, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे देना है। एक आधी बार तबीयत खराब हो गई तो वो अलग बात है कि हम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कभी भी आरआरबी पीओ या क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं होता था। वो ऐसा मॉक टेस्ट देंगे जिसमें तीनों सेक्शन आए, इंग्लिश भी हो, मैथ्स भी हो, रीजनिंग भी हो। तो स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था, जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं हम। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें करवा दी थी तो वो 5 नंबर की हो गई, नंबर सीरीज हो गई, डीआई के कुछ क्वेश्चन हो गए जो मतलब सिंपल मेथड से सोल्व हो रहे हैं, या फिर पजल में हमें अप्रोच पता लगी। तो जितना मुझसे सोल्व होता था मैं कोशिश करती थी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जैसे स्टार्टिंग के दिन में 20 नंबर का हुआ या 25 नंबर का हुआ, तो जितने टाइम में मॉक टेस्ट दिया गया उसको सोल्व किया, देन 1 1.5 घंटा लगा के उसको अच्छे से एनालिसिस करो। देन फिर लगते थे डाउट सेशन, बिल्कुल बेसमेंट में, वहाँ पे जाओ अपने डाउट पूछ लो। ड्रॉपर्स या स्टूडेंट्स बैठे होते थे, 1 2 टीचर उन्होंने रख रखे थे उसके लिए। जिस भी मैथ के क्वेश्चन में आप लोग अटक गए कि अगर टीचर से नहीं पूछ सकते तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। देन फिर मेरा जाना होता था, जैसे रूम पे मैंने पीजी ले रखी थी, घर में जैसे मैं पीजी में रहती थी, घर हमारा काफ़ी दूर था जहाँ मैं कोचिंग ले रही थी उससे।
उसके बाद देखिए अगर हम बात करें देन फिर कुछ लंच वगैरह हो गया बीच में, देन फिर मुझे नहा धोकर सोना होता था अच्छे से। मतलब मैं अगर क्लासेस से आई हूँ तो ऐसे नहीं सो पाऊँगी, 1-1.5 घंटे की अच्छे से नींद ली, उसके बाद फिर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सर ने मान लीजिए कि एक टॉपिक करवाया टाइम इन वर्क, तो उसके हमें मिलते थे 100 से 200 क्वेश्चंस की शीट, तो वो सोल्व करनी होती, जितना अच्छे से कर सकें शाम तक कर लो, जितना आप पढ़ सकते हो फिर सो जाना। तो 3 महीने तक तो रहा मेरा ये टाइम टेबल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जून में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड अगस्त के अंदर जैसे मैंने फर्स्ट आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, तो उनका मेरा प्री क्लियर हो गया था। मैथ एंड रीजनिंग की इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी कि प्री क्लियर हो गया, बट मेंस में मेरा हो गया डामाडोल, कुछ भी नहीं हुआ एंड नहीं हुआ सिलेक्शन, बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि देख अगर प्री की अच्छी तैयारी हो चुकी है तो अब अगर मेंस की प्रिपरेशन करेगी तो तैयारी हो सकती है अच्छे से। देन फिर देखिए मेरे पास बाकी एग्जाम्स में जैसे इंग्लिश में मार्क आ गई, किसी में जैसे मुझे 5 से 6 नंबर का आता है इंग्लिश में, देन फिर उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की वजह से गए, वो 0 भी स्कोर किया मैंने, सच में ट्रस्ट में 0 नंबर भी आए हैं अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं। उसके बाद मुझे ये था कि इस साल तो नहीं होने वाला तेरा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने वाली है। जैसे ही मैं मेंस के एग्ज़ाम में बैठी, प्री और मेंस बहुत अलग अलग होता, बहुत अलग मतलब काफ़ी अलग। मैं आगे आगे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन करके मैंने सारे कवर कर दिए, लेकिन मेरे को ऐसा एक भी नहीं लगा कि जो बिल्कुल ही ईजी हो। जैसे हम ढूंढते हैं ना क्वांट्स के अंदर, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें, अप्रॉक्सीमेशन कर लें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें, नंबर सीरीज कर लें, ऐसा कुछ नहीं रहा उसमें। तो फिर मुझे समझ आ गया कि इसका अलग ही इंटरफेस है। अगर प्री मेंस में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका प्री क्लियर हो चुका है तो बढ़िया, मतलब वो बोलते हैं ना कि पूरा अगर दूध है तो उसमें से मलाई मलाई को उठा के मेंस में डालेंगे, तो उनसे टक्कर लेना है। तो मतलब मेरी स्पीड तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा बेसिक भी अच्छा होना चाहिए, मेरे को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने सोचा अच्छे से करते हैं, जो भी ड्रॉपर्स थे उनसे बात की, या जो डाउट सेशन में बैठते थे उनसे किस तरह से डाउट ले सकते हैं, वो चीज़ें मैंने अपनी कंप्लीट की अच्छे से। देखिए फिर मेरे पास पूरा टाइम था यहाँ पे, जैसे मुझे अक्टूबर तक लगभग पता लग गया था कि मेरे नहीं होने वाले एग्ज़ाम क्लियर, तो नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट अगस्त तक बढ़िया प्रिपरेशन की है। इंग्लिश में तो मैंने इतने अच्छे से तैयारी की है, पूरा रीडिंग पे फोकस किया, जितना पढ़ सके। न्यूज़पेपर सीधा मॉक टेस्ट पे नहीं गई, पहले न्यूज़पेपर 1 से 2 महीने अच्छे से, न्यूज़पेपर नहीं नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर मैंने ट्राई किया, पैसे भी लगाए, मंगवाया भी न्यूज़पेपर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने नॉवेल्स वगैरह पे मूव किया। या फिर कोई इंग्लिश मूवीज़ आप देख सकते हैं, कोई वेब सीरीज़ आती हैं वो देख सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा इंग्लिश मूवीज़ में भी इंटरेस्ट बना सकते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, सब टाइटल के साथ देख सकते हैं। इस तरह से मैंने अपना अच्छे से रूटीन फॉलो किया। ये सब चीज़ें थी जिससे देखिए 3 मंथ का कंप्लीट हुआ, तो मेरा डे टाइम टेबल था पढ़ने का। जैसे ही मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद मेरा अच्छे से नाइट टाइम टेबल था। देन फिर मैं 3-4 महीने और वहाँ पर रही, देन फिर मैं घर आ गई थी। तो मुझे ये था कि अच्छे से घर पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक बार, क्योंकि मेरी तैयारी हो चुकी थी, जो कोचिंग से सीखना था वो मैं सीख चुकी थी। देन फिर मुझे ये था कि एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले अच्छे से घर पे रह के, क्योंकि मुझे सेपरेट रूम चाहिए था। पीजी में कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, उसको प्रॉब्लम रहती, मुझे रात में पढ़ना है, उसको सुबह क्लासेस जाना है, तो लाइट ऑन रही तो उसको नींद नहीं आएगी, तो मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है इन चीज़ों से। देन फिर मैं घर पर आ गई, तो उससे क्या रहा, दिन में जितना पढ़ना होता था मैं क्या पढ़ती थी, इंग्लिश पढ़ लिया मैंने दिन में, जीए पढ़ लिया मैंने दिन में, कंप्यूटर का पढ़ना हो कंप्यूटर का पढ़ लिया। उसके बाद जो भी मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो मैंने दिन में लगा लिया। उसके बाद मुझे करना था मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, वो मैं स्टार्ट करती थी रात को। जैसे रात को मान लीजिए कि हमारे घर में सब लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब सो जाते हैं, तो मुझे वो 10 साढ़े 10 बजे से लेके मुझे सुबह 4 बजे तक पढ़ना है, सुबह 4 बजे तक या कई बार 3:30 बजे तक पढ़ना है, वो मुझे करना है सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग। इतनी शांति होती है कि आप अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं एक चैप्टर के 200 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर मैं 50 पजल्स भी बना सकता हूँ, तो वो भी आप कंप्लीटली बना सकते हैं। तो 3:30 बजे 3:45 के करीब मैं सो जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी 4:30 के करीब उठती, तो मुझे ये था कि अगर मैं सोने लगूंगी एंड बाहर मुझे आवाज़ें लगेंगी तो मे भी अगर मुझे नींद ना आए, तो ऐसे था कि सब सो रहे हैं उसी में मैं भी सो जाऊँ। देन फिर सुबह उठ के 6 घंटे का 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेके अच्छे से देन मैं उठ के अपना टाइम टेबल फॉलो किया। तो मेरा ये टाइम टेबल था, मैं इस हिसाब से पढ़ती थी। जो भी दिन में काम करवाने आप करवा सकते हैं, लेकिन देखिए पेरेंट्स ऐसे नहीं है। अगर आप उनको ये बोल देंगे ना कि मैं रात को इस टाइम सोया हूँ देन फिर मुझे सुबह उठा देना, तो वो आपको उठा देंगे। अलार्म के साथ मेरा इतना गंदा सिस्टम है कि मैं अलार्म से नहीं उठ सकती। मैं अलार्म लगाती हूँ
15-15 मिनट बाद फिर बजती रहती, बजते बजते कई बार तो मैं 3-3 घंटे निकाल देती हूँ, इतनी मतलब ऐसा है मेरे साथ। तो उठने में बहुत दिक्कत होती थी। घर पे तो मेरा क्या था कि मैं जैसे ही मुझे सोना होता था ना, मेरे भाई और मेरा सोने का अलग अलग था, जो भी सोना हो, तो हम लोग क्या करते थे, पापा को हमने मिस कॉल कर दी मतलब उस टाइम मान लीजिए मैं 3:30 बजे सो रही हूँ, तो मैंने मिस कॉल कर दी पापा को 3:30 बजे। तो वो क्या करते थे, 6 से 7 घंटे का टाइम आइडिया लगा के कि इतने बजे इसका कॉल आया था, वो लोग मम्मी को फ़ोन करके बोल देते थे कि इसको इतने बजे उठा दियो। या फिर जब भी वो स्कूल में जा रहे होते, जाते जाते ये बोल गए कि इसको इतने बजे उठा दियो, इसको इतने बजे उठा दियो। तो मेरी मम्मी तो उसी टाइम उठाती थी हमें। और जैसे अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो कि वहाँ कितने बजे उठना है, देन फिर जैसे मान लीजिए मुझे 6 बजे जैसे कोचिंग स्टार्ट है, तो 4:30 उठ के 5 सवा 5 के करीब मैं निकल जाती थी। तो मेरे पापा का हर रोज़ 4:30 बजे फ़ोन आ जाता था मुझे कि उठ ले। वो 2-3 मिनट मेरे साथ बात करते थे ताकि इसकी नींद उड़ जाए, मतलब ये बैठी हो जाए। बोला बैठ लिया, पानी पी लिया, उठ लिए, खड़े हो लिए। तो बहुत साथ दिया इन चीज़ों में, बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना कि नहीं उठा जाता मेरे से, पर वो होता है धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है। लेकिन पेरेंट्स भी अच्छा रोल निभाते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। मुझे सुबह इसलिए उठना पसंद नहीं है क्योंकि उठते सारी मैं नहीं पढ़ सकती इतना सारा, और जिसमें रात का टाइम टेबल होता है वो बढ़िया रहता है। ये मेरा कंप्लीट टाइम टेबल था, मैंने किस हिसाब से प्रिपरेशन की, कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। आपको 1 साल मान लीजिए आपको ऐसा देना पड़ेगा। अगर जिनके काफ़ी टाइम हो चुका है, 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, प्री क्लियर हो गए तो मेंस नहीं हो रहे, मेंस हो गए तो प्री क्लियर नहीं हो रहे, वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट चीज़ है 1 साल। खुद को 1 साल ऐसे बंद कर लीजिए, अगर कहीं पीजी में नहीं जाना, कमरे में बंद कर लीजिए। घर वालों को ये कह दीजिए कि मुझे 1 साल चाहिए, प्लीज़ हाथ जुड़वा लो, मुझे 1 साल चाहिए और मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ। और खुद को प्रूव करके दिखाइए। उस 1 साल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो लोग एडजस्ट कर लेंगे कि आप 1 साल काम नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काम से कभी भी कटने का नहीं, कट बिल्कुल भी आप कटिए मत काम को देखिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये लोग मुझसे काम करवा रहे हैं, मैं तो इस टाइम पढ़ लेता, फलाना कर लेता। जो बीच में रेस्ट होता है ना, उसमें फ़ोन मत उठाइए। फ़ोन की बजाय जाके थोड़ा ये बोल दीजिए कि मम्मी चाय पीनी है, मैं बना दूँ। वो इतने में भी खुश हो जाएंगे कि चाय बना दी, कोई सब्जी बना दी, कभी थोड़ी डस्टिंग कर दी। तो वो आप अपने रेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, नैप के हिसाब से, कि आपको बीच में थोड़ा रेस्ट मिल गया। जैसे ही आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपका वैसे ही दिमाग थक जाता है, देन आप फ़ोन की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, फिर वो रेस्ट नहीं हुआ। फिर आप दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो मुझे तो सिर में दर्द होने लग जाता था। फ़ोन कम से कम यूज़ करिए, ज़्यादा नहीं। जो रेस्ट का टाइम होता है उसमें कुछ काम की वीडियोस देखनी है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।